Hello friends, welcome to my channel Economic Talks. Today we will discuss the problem of excess demand. लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, हमारी इकोनॉमी में डिमांड कम चल रही है। मान लिया डेफिशिएंट डिमांड क्या था कि एग्रीगेट डिमांड तो हमारी कम थी बट हम सप्लाई ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन सप्लाई तो इकोनॉमी में डिमांड के अकॉर्डिंग ही की जा रही थी। जब हमारी डिमांड तो कम थी बट हमारी सप्लाई हम ज़्यादा कर सकते थे, जहाँ हमने रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज नहीं किया था, फुल यूटिलाइज नहीं किया था। बट एक्सेस डिमांड क्या होता है कि जब हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज़्यादा है बट हम सप्लाई कम कर सकते हैं, या हमने रिसोर्सेज को कम्प्लीटली यूज़ कर लिया है, फुल यूटिलाइज कर लिया है। जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, हमने उनको कम्प्लीटली यूज़ कर लिया है हमारी इधर इकोनॉमी में। फिर भी हमारी इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है फुल यूटिलाइज करने के बाद भी। इस प्रॉब्लम को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि मेजरमेंट कैसे करते हैं कि प्रॉब्लम एक्सेस डिमांड का। इधर हमारी इनकम या जीडीपी, इधर है एग्रीगेट डिमांड, ये सप्लाई एएस एग्रीगेट सप्लाई एट 45 डिग्री, ये इधर है हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व, जहां हमारे फुल यूटिलाइज, फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितने रिसोर्सेज हमने उनको कम्प्लीटली यूज कर लिया है, फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड चल रही है, यहाँ पर प्लांट, इसको प्लांट डिमांड बोलेंगे, जो हमारी इकोनॉमी के इस टाइम चल रही है। अब हमारी मान ली इकोनॉमी के अंदर हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एएस होती है, मान लिया हमारी डिमांड इक्वल टू सप्लाई होती है। हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है? ई पॉइंट पे, जहाँ जितनी डिमांड है हम उतनी ही सप्लाई कर रहे हैं। बट हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड कितनी है? इतनी है, यहाँ पर E1 पॉइंट पर है। लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते और डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाती तो हम यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे होते, जहाँ पर हमारी डिमांड इक्वल टू सप्लाई है। बट हमारे पास रिसोर्सेज को हमने कम्प्लीटली यूज कर लिया है, इसलिए हमारी डिमांड ई से E1 है, इसको हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड इकोनॉमी के अंदर ये इतनी डिमांड है, ई से लेकर E1 तक हमारी इकोनॉमी में डिमांड एक्सेस चल रही है, एक्सेस डिमांड चल रही है। अब हम ये रीजंस क्या है इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड के, causes of excess demand, excess फर्स्ट इज प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कंजप्शन पर, उनको वो अपना कंजप्शन पहले से ज़्यादा कर रहे हैं, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। मान लिया कि लोग ना अब कंजप्शन की प्रोपेंसिटी उनकी इंक्रीज होती जा रही है और वो लोग सेविंग्स कम कर रहे हैं कंजप्शन में। जैसे कि पहले जो पुअर पीपल है वो भी रिच पीपल को देखकर अपना कंजप्शन इंक्रीज कर रहे हैं, उसको बोलेंगे डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट कि एक ने किया तो मान लीजिए लोग इसके पास गाड़ी है तो दूसरा भी क्या करेगा कि मैं भी गाड़ी ले आऊँ, इस टाइप से हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है। सेकंड क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। मान लीजिए कि प्रोड्यूसर्स को फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस है कि हमारे गुड्स की डिमांड फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगी। प्रोड्यूसर्स को लगता है कि हमारे गुड्स की फ्यूचर में डिमांड इंक्रीज होती हो जाएगी, तो इसलिए क्या कर रहा है प्रोड्यूसर? इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहा है। थर्ड क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर को सोशल वेलफेयर के जो काम करने के लिए एक्सपेंडिचर करती है उसको इंक्रीज करती जा रही है। सोशल वेलफेयर के लिए लोगों के लिए अपना काम ज़्यादा करती जा रही है, लोगों को फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करे, जिसके कारण लोग ज़्यादा डिमांड करते जा रहे हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ है हमारी फॉरेन में भी हमारे गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है। मान लिया कि पहले तो फॉरेन में हमारे गुड्स की डिमांड नहीं होती थी,
लेकिन अब वो इंक्रीज होती जा रही है, जिसके कारण डिमांड इंक्रीज हो रही है। और हम पहले क्या करते थे कि फॉरेन गुड्स को ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन अभी हमने क्या किया कि रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही यूज़ करने लगे। 6 क्या है, टैक्स रेट, जो पहले गवर्नमेंट की टैक्स रेट ज़्यादा होती थी वो भी कम है, जिसके कारण कि गुड्स का प्राइस कम है और हमारी डिमांड प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है। अब हमारे जब गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है तो हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या सिचुएशन बनेगी उसको डिस्कस करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? फर्स्ट इज इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है? जब इकोनॉमी के अंदर गुड्स की डिमांड तो ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जब गुड्स की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो गुड्स के क्या होते हैं, प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। मान लिया कि हमने गुड्स के लिए डिमांड हमारी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा चल रही है, तो डिमांड ज़्यादा होने से क्या होगा कि प्रोड्यूसर सोचेगा कि अपने गुड्स को जितने उन्होंने यूज़ कर लिया है, मान लिया उन्होंने फुली यूटिलाइज कर लिया था कि अभी वर्कर क्या कर रहे थे, 8 आवर्स काम कर रहे थे, तो मान ली डिमांड ज़्यादा है तो क्या करेगा कि 9 आवर्स काम करने के लिए फोर्स करेगा। जब 9 आवर्स काम करने के लिए फोर्स करेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा फेज की डिमांड करेंगे, ज़्यादा फेज की डिमांड करेंगे तो ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो जाएगी जिससे कि प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, जो जनरल प्राइस है गुड्स का वो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। प्राइस ज़्यादा होने से बट हमारा आउटपुट तो सेम ही रहेगा, आउटपुट तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमने कम्प्लीटली यूज़ कर लिया है हमारे रिसोर्सेज को, तो हमारा आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। तो हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। दिस इज हमारी सप्लाई जीडीपी या इनकम, दिस इज एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व एट फुल एम्प्लॉयमेंट पर। यहाँ हमारी डिमांड जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर चल रही है, प्लान हम कहाँ, हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ होता अगर हमारी सप्लाई इक्वल होती, लेकिन हमारी इकोनॉमी में सप्लाई तो डिमांड तो इतनी चल रही है, डिमांड हमारी इकोनॉमी के अंदर इस पॉइंट पे चल रही है। हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते तो हम यहाँ होते, बट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो हमारी इकोनॉमी में डिमांड कितनी ज़्यादा चल रही है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ये हमारे ई से E1 पॉइंट क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप ये इक्वल होता है एक्सेस डिमांड के, एक्सेस डिमांड इक्वल टू इन्फ्लेशनरी गैप ई से E1 पॉइंट पर। और सेकेंड इज सेकेंड क्या है, स्टैटिक जीडीपी, स्टैटिक जीडीपी। हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी मतलब डिमांड है उसके मतलब की डिमांड तो हमारी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा है बट हम सप्लाई कम कर रहे हैं। जब अगर प्रोड्यूसर चाहेगा कि अपनी डिमांड गुड्स को इंक्रीज करना, प्रोडक्ट को इंक्रीज करना, बट वो प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा कि कैपिटल की कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो जाएगी, बट वो आउटपुट तो सेम ही रहेगा ना, बट प्राइस लेवल इंक्रीज, बट आउटपुट तो इंक्रीज नहीं हो सकता क्योंकि हमारे जो हमने रिसोर्सेज है वो कम्प्लीटली यूज़ कर लिए हैं। मान लिया कि हमारे पास हम इतना ही बना रहे हैं, OY बना रहे हैं, अब अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते डिमांड इंक्रीज होने पर तो OY1 बना सकते थे, बट हम क्या कर सकते हैं, हमारी जीडीपी OY ही रहेगी। अगर गुड्स की डिमांड हमारे इकोनॉमी में एक्सेस चल रही है तो भी डिमांड हमारी जीडीपी कितनी रही, OY हुई, OY1 नहीं हो सकती। ये Y से Y1 हमारी इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज नहीं हो सकती।
ठीक है, इस टाइप से इसको कहते हैं स्टैटिक जीडीपी। थर्ड इज प्राइस वेज स्पाइरल। प्राइस वेज स्पाइरल, प्राइस वेज स्पाइरल क्या होता है कि जब वेज और प्राइस एक दूसरे बल्कि बढ़ते ही जाए। मान लिया कि यहाँ पर क्या था कि हमारी डिमांड ज़्यादा थी, डिमांड ज़्यादा होने से क्या किया कि वर्कर ने प्रोड्यूसर ने सोचा कि वेज को इंक्रीज करके या अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए तो क्या होगा कि हम डिमांड को इंक्रीज, सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। बट हमने फुल यूटिलाइज कर लिया रिसोर्सेज को, तो यहाँ क्या होगा, हमारी कैपिटल है जो कॉस्ट कैपिटल की वो इंक्रीज हो जाएगी। जब कैपिटल कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा, जो वर्कर्स अपनी बेसिक नीड्स को 10,000 रुपये में कंप्लीट कर लेते थे, अब उनके पास अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो 12,000 रुपये चाहिए। और जब रुपये ज़्यादा चाहिए, जब इन्फ्लेशन है, तो वो भी अपनी वेज बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर को कहेंगे, तो वेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब वेज इंक्रीज हो जाएगी तो प्रोड्यूसर का भी मतलब कि प्राइस फिर इंक्रीज कर देगा। जब फिर प्राइस इंक्रीज हुई तो फिर वैसे वेज की भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी कि हमारी वेज इंक्रीज करो। इस टाइप से प्राइस इंक्रीज होने से वेज इंक्रीज और वेज इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज होती रहेंगे। ये एक स्पाइरल चलता रहेगा इकोनॉमी में, इसलिए कहा जाता है प्राइसेस कैच वेजेस एंड वेजेस कैच प्राइसेस। इस तरह से हमारी इकोनॉमी में चलता रहेगा। फोर्थ है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस प्रॉफिट में जब यहाँ पर गुड्स की डिमांड क्या थी, हमारी प्राइस इंक्रीज हो रहा था, प्राइस इंक्रीज से वेज इंक्रीज हो रही थी, वेज इंक्रीज हो जाएगी जब हमारी कैपिटल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जब गुड्स को बनाने के लिए हमारी कैपिटल इंक्रीज होती जाएगी, इससे क्या होगा कि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होता जाएगा, जिसके कारण कि वो एक प्रोड्यूसर को कम लाभ होगा और वो आगे से कम प्रोडक्ट को बनाएगा। आगे हमने पढ़ लिया कि एक्सेस डिमांड क्या होती है, इसके रीजंस क्या होते हैं। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं एक्सेस डिमांड को। कंट्रोल टू मेजर ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड इकोनॉमी में जब हमारी डिमांड ज़्यादा चल रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में टू टाइप्स के, जो गवर्नमेंट के द्वारा टू टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी, सेकंड इज मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है टैक्स, सब्सिडी, पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक बोरोइंग। इसमें क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट, CRR, कैश रिजर्व रेशो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये ना मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा जब प्रॉब्लम इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन चल रही है, एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड चल रही है, तो ये मेजरमेंट्स को यूज़ किया जाता है। फिस्कल पॉलिसीज जैसे कि एक्सेस डिमांड चल रही है इकोनॉमी के अंदर, तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करते हुए क्या करेगी, जो टैक्स रेट मान लिया कि चल रही है इकोनॉमी के अंदर 4% चल रही है तो उसको 5% कर देगी, इंक्रीज कर देती है।
सब्सिडी जो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के काम करती जा रही थी उनको कम कर देगी, सोशल वेलफेयर के वर्क को कम करेगी, जिसके कारण लोगों को फैसिलिटीज कम प्रोवाइड होगी और वो डिमांड कम करेंगे। पब्लिक बोरोइंग, गवर्नमेंट अपने वर्क करने के लिए अपने मतलब बजट का पॉलिसीज को बनाने के लिए लोगों से भी पैसा उधार लेती है। तो जब डिमांड एक्सेस डिमांड होगी तो इकोनॉमी में लोगों से बोरोइंग ज़्यादा करना स्टार्ट कर देगी, पब्लिक बोरोइंग इंक्रीज कर देगी। मॉनेटरी पॉलिसीज में बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगी। कैश रिजर्व रेशो को भी गवर्नमेंट, जैसे कि जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का एक जो पार्ट अपने पास रखता है रिजर्व के लिए, उसको इंक्रीज कर देंगे। ऐसे ही SLR को भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। कमर्शियल बैंक भी अपने पास रेट को ज़्यादा रखने लग जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या है कि गवर्नमेंट जो अपनी सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज को परचेज करना स्टार्ट कर देगी। परचेज करेगी तो गवर्नमेंट के हाथ में मनी चली जाएगी, जिससे कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी तो लोग डिमांड कम करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट में जब कमर्शियल बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करता है तो सिक्योरिटीज के तौर पे कुछ रखता है पार्ट, उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट को ज़्यादा कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर कंटेंट।